नमस्कार। मैं वृंदा भारद्वाज आज आपके सामने मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी गबन के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके कुछ भाग हम पहले ही सुन चुके हैं। आज 27 से शुरू करते हैं। कई दिनों के बाद एक दिन कोई 8 बजे रमा पुस्तकालय से लौट रहा था कि मार्ग में उसे कई युवक शतरंज के किसी नक्शे की बातचीत करते मिले। यह नक्शा वहां के एक हिंदी दैनिक पत्र में छपा था और उसे हल करने वाले को 50 रुपए इनाम देने का वचन दिया गया था। नक्शा आसाक्य सा जान पड़ता था। कम से कम इन युवकों की बातचीत से ऐसा ही टपकता था। यह भी मालूम हुआ कि वहां के और भी कितने ही शतरंजबाजों ने उसे हल करने के लिए भरपूर जोर लगाया, पर कुछ पेश न गई। अब रमा को याद आया कि पुस्तकालय में एक पत्र पर बहुत से आदमी झुके हुए थे और उसे नक्शे की नकल कर रहे थे। जो आता था 2-4 मिनट तक वह पत्र देख लेता था। अब मालूम हुआ यह बात थी। रमा का इसमें से किसी से भी कोई परिचय न था, पर वह यह नक्शा देखने के लिए इतना उत्सुक हो रहा था कि उसने बिना पूछे ना रहा गया। बोला, आप लोगों में से किसी के पास वह नक्शा है? युवकों ने एक कंबलपोश आदमी को नक्शे की बात पूछते सुना तो समझे कोई आता ही होगा। एक ने रुखाई से कहा, हाँ है तो, मगर तुम देखकर क्या करोगे? यहाँ अच्छों से तो होता नहीं। एक महाशय जो शतरंज में अपना सानी नहीं रखते, उसे हल करने के लिए 100 रुपए अपने पास से देने को तैयार है। दूसरा युवक बोला, दिखा क्यों नहीं देते? कौन जाने यही बेचारा हल कर दे, शायद इन्हीं की सूझ लड़ जाए। इस प्रेरणा में सज्जनता नहीं व्यंग था। इसमें यह भाव छिपा था कि हमें दिखाने में कोई हर्ज नहीं है। देखकर अपनी आंखों को तृप्त कर लो, मगर तुम जैसे उल्लू उसे समझ नहीं सकते। हल क्या करेंगे? जान पहचान की एक दुकान में जाकर उन्होंने रमा को नक्शा दिखाया। रमा को तुरंत याद आ गया, यह नक्शा पहले भी कहीं देखा है। सोचने लगा, कहाँ देखा है? एक युवक ने चुटकी ली, आपने तो हल कर लिया होगा। दूसरा, अभी नहीं किया तो एक क्षण में कर लेते हैं। तीसरा, जरा एक चाल तो बताइए तो। रमा ने उत्तेजित होकर कहा, यह मैं नहीं कहता कि उसे हल कर ही लूंगा, मगर ऐसा नक्शा मैंने एक बार हल किया है और संभव है इसे भी हल कर लूं। जरा कागज पे पेंसिल तो दीजिए तो नकल कर लूं। युवकों को अविश्वास कुछ कम हुआ। रमा को कागज पेंसिल मिल गया। एक क्षण में उसने नक्शा नकल कर लिया और युवकों को धन्यवाद देकर चला। एकाएक उसने फिरकर पूछा, जवाब किसके पास भेजना होगा? एक युवक ने कहा, प्रजा मित्र के संपादक के पास। रमा ने घर पहुंचकर उस नक्शे पर दिमाग लगाना शुरू कर दिया, लेकिन मोहरों की चालें सोचने की जगह वह यही सोच रहा था कि यह नक्शा कहाँ देखा। शायद याद आते ही उसे नक्शे का हल भी सूझ जाएगा। अन्य प्राणियों की तरह मस्तिष्क भी कार्य में तत्पर न होकर बहाने ही खोजता है। कोई आधार मिल जाने से वह मानो छुट्टी पा जाता। रमा आधी रात तक नक्शा सामने खोले बैठा रहा। शतरंज की जो बड़ी बड़ी मार्क की बाजियां खेली थी, उन सब का नक्शा उसे याद था, पर यह नक्शा कहाँ देखा? सहसा उसकी आंखों के सामने बिजली सी कौंध गई। खोई हुई स्मृति मिल गई। आह, राजा साहब ने यह नक्शा दिया था। हाँ ठीक है, लगातार 3 दिन दिमाग लड़ाने के बाद इसे उसने हल किया था। नक्शे की नकल भी कर लाया था। फिर तो उसे एक एक चाल याद आ गई। एक क्षण में नक्शा हल हो गया। उसने उल्लास के नशे में जमीन पर 2-3 कुलाचे लगाई, मूछों पर ताव दिया, आईने में मुंह देखा और चारपाई पर लेट गया। इस तरह अगले महीने में एक नक्शा मिलता जाए तो क्या पूछना। देवी दीन अभी आग सुलगा रहा था कि रमा
प्रसन्न मुख से आकर बोला, दादा जानते हो प्रजामित्र अखबार का दफ्तर कहाँ है? देवी दीन, जानता क्यों नहीं? यहाँ कौन अखबार है जिसका पता मुझे ना मालूम हो? प्रजामित्र का संपादक एक रंगीला युवक है जो हरदम मुंह में पान भरे रहता है। मिलने मिलने जाओ तो आंखों से बातें करता है, मगर है हिम्मत का धनी। 2 बेर जेल हो आया है। रमा, आज जरा वहां तक हो आओगे? देवी दीन ने कातर भाव से कहा, मुझे भेजकर क्या करोगे? मैं ना जा सकूंगा। क्या बहुत दूर है? नहीं, दूर नहीं है। फिर क्या बात है? देवी दीन ने अपराधियों के भाव से कहा, बात कुछ नहीं है। बुढ़िया बिगड़ती है। उसे वचन दे चुका हूँ कि स्वदेशी विदेशी के झगड़े में ना पड़ूंगा, ना किसी अखबार के दफ्तर में जाऊंगा। उसका दिया खाता हूँ तो उसका हुक्म भी तो बजाना पड़ेगा ना। रमा ने मुस्कुराकर कहा, दादा तुम तो दिल्लगी करते हो। मेरा एक बड़ा जरूरी काम है। उसने शतरंज का एक नक्शा छापा था जिस पर 50 रुपए का इनाम है। मैंने वह नक्शा हल कर लिया है। आज छप जाए तो मुझे यह इनाम मिल सकता है। अखबारों के दफ्तर में अक्सर खुफिया पुलिस के आदमी आते जाते रहते हैं। यही भय है, यही भय है। नहीं तो मैं खुद चला जाता, लेकिन तुम नहीं जा रहे तो मैं लाचार होकर मुझे ही जाना पड़ेगा। बड़ी मेहनत से नक्शा हल किया है। सारी रात जागता रहा हूँ। देवी दीन ने चिंतित स्वर में कहा, तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं। रमा ने हैरान होकर पूछा, तो फिर क्या डाक से भेज दूं? देवी दीन ने एक क्षण सोचकर कहा, नहीं, डाक से क्या भेजोगे? इधर उधर हो जाए तो तुम्हारी मेहनत अकारत जाए। रजिस्ट्री कराओ तो कहीं परसों पहुंचेगा। कल इतवार है। किसी और ने जवाब भेज दिया तो इनाम तो वह मार ले जाएगा। यह भी तो हो सकता है कि अखबार वाले धांधली कर बैठें और तुम्हारा जवाब अपने नाम से छापकर रुपया हजम कर लें। रमा ने दुविधा में पड़कर कहा, मैं ही चला जाऊंगा। तुम्हें ना जाने दूंगा। कहीं फंस जाओ तो बस। फंसना तो एक दिन है ही। कब तक छिपा रहूंगा? तो मरने के पहले ही क्यों रोना पीटना हो जाए। जब फंसोगे तब देखी जाएगी। लाओ मैं चला जाऊं। बुढ़िया से कोई बहाना कर दूंगा। अभी भेंट भी हो जाएगी। दफ्तर ही में तो रहते भी हैं। फिर घूमने घामने चल देंगे तो 10 बजे से पहले ना लौटेंगे। रमा ने डरते डरते कहा, तो 10 बजे के बाद जाना क्या हरज है? देवी दीन ने खड़े होकर कहा, तब तक कोई दूसरा काम आ गया तो आज रह जाएगा। घंटे भर में लौट आता हूँ। अभी बुढ़िया देर से ही आएगी। यह कहते हुए देवी दीन ने अपना काला कंबल ओढ़ा, रमा से लिफाफा लिया और चल दिया। जग्गो साग भाजी और फल लेने मंडी गई हुई थी। आधा घंटे में सिर पर एक टोकरी रखे और एक बड़ा सा टोकरा मजूर के सिर पर रखवाए आई। पसीने से तर थी। आते ही बोली, कहाँ गए? जरा बोझा तो उतारो, गर्दन टूटी गई। रमा ने आगे बढ़कर टोकरी उतरवा ली। इतनी भारी थी कि संभले ना संभलती थी। जग्गो ने पूछा, वह कहाँ गए हैं? रमा ने बहाना किया, मुझे तो नहीं मालूम, अभी इसी तरफ चले गए हैं। बुढ़िया ने मजूर के सिर का टोकरा उतरवाया और जमीन पर बैठकर एक टूटी सी पंखिया झलती हुई बोली, चरस की चाट लगी होगी और क्या। मैं मर मर कमाऊं और यह बैठे बैठे मौज उड़ाए और चरस पिए। रमा जानता था देवी दीन चरस पीता है, पर बुढ़िया को शांत करने के लिए बोला, क्या चरस पीते हैं? मैंने तो नहीं देखा। बुढ़िया ने पीठ की साड़ी हटाकर उसे पंखी की डंडी से खुजाते हुए कहा, इसमें कौन सा नशा छूटा है? चरस यह पिए, गांजा यह पिए, शराब इन्हें चाहिए, भांग इन्हें चाहिए। हाँ, अभी तक अफीम नहीं खाई। या राम जाने खाते भी हों, मैं कौन से हरदम देखती रहती हूँ। मैं तो सोचती हूँ कौन जाने आगे क्या होगा। हाथ में 4 पैसे होंगे तो पराये भी अपने हो जाएंगे, पर इस भले आदमी की को रत्ती भर भी चिंता नहीं सताती। कभी तीरथ है, कभी कुछ। मेरा तो नाक पर उंगली रखकर नाक में दम आ गया है।
भगवान उठा ले जाते तो यह कुसंग तो छूट जाती। तब याद करेंगे लाला, जब जग्गो कहाँ मिलेगी जो कमा कमा कर गुलछरे उड़ाने को दिया करेगी। तब रक्त के आंसू ना रोएंगे तो कह देना। कोई कहता था, मजदूर के पैसे हुए तेरे, कितने पैसे हुए तेरे? मजदूर ने बीड़ी जलाते हुए कहा, बोझा देख लो दाई, गर्दन टूट गई। जग्गो ने निर्दय भाव से कहा, हाँ हाँ गर्दन टूट गई, बड़ी सुकुमार है ना, यह ले, कल फिर चले आना। मजदूर ने कहा, यह तो बहुत कम है, मेरा पेट ना भरेगा। जग्गो ने 2 पैसे और थोड़े से आलू देकर उसे विदा किया। दुकान सजाने लगी। सहसा उसे हिसाब की याद आई। रमा से बोली, भैया जरा आज का खर्चा तो टाक दो, बाजार में जैसे आग लग गई है। बुढ़िया छाबड़ियों में चीज लगा लगा कर रखती जाती थी और हिसाब भी लिखती जाती थी। आलू, टमाटर, कद्दू, केले, पालक, सेम, संतरे, गोभी, सब चीजों का तोल और दर उसे याद था। रमा से दोबारा पढ़वाकर उसने सुना, तब उससे संतोष हुआ। इन सब कामों से छुट्टी पाकर उसने अपनी चिल्लम भरी और मोड़े पर बैठकर पीने लगी। लेकिन उसके अंदाज से मालूम होता था कि वह तंबाकू का रस लेने के लिए नहीं, दिल को जलाने के लिए पी रही है। एक क्षण के बाद बोली, दूसरी औरत होती तो घड़ी भर उनके साथ निभाना होता। घड़ी भर पहर रात से चक्की में जुट जाती हूँ। 10 बजे रात तक दुकान पर बैठी सती होती रहती हूँ। खाते पीते 12 बजते हैं, तब जाकर 4 पैसे दिखाई देते हैं और जो कुछ कमाती हूँ यह नशे में बर्बाद कर देता है। साथ कोठरी में छिपा के रखूं पर इसकी निगाह पहुंच ही जाती है। निकाल लेता है। कभी एक आध चीज बनवा लेती हूँ तो वह आंखों में गड़ने लगती है, तानों से छेदने लगता है। भाग में लड़कों का सुख भोगना नहीं लिखा था तो क्या करूं? छाती फाड़ के मर तो नहीं जाऊंगी, मांगे से मौत भी नहीं मिलती। सुख भोगने लिखा होता तो जवान बेटे चल देते और इस पियक्कड़ के हाथों मेरी यह सांगत होती। इसी ने स्वदेशी के झगड़े में पड़कर मेरे लालों की जान ली। आओ इस कोठरी में भैया तुम्हारे मुकद्दर की जोड़ी दिखाऊं। दोनों इस जोड़ी से 500 हाथ उधेड़ते थे। अंधेरी कोठरी में जाकर रमा ने मुकद्दर की जोड़ी देखी। उस पर वार्निश थी, साफ सुथरी, मानो अभी किसी ने उधर कर रख दिया हो। बुढ़िया ने सगर्व नजरों से देखकर कहा, लोग कहते थे कि यह जोड़ी महाब्राह्मण को दे दे, तुझे देखकर कलक होगा। मैंने कहा, यह जोड़ी मेरे लालों की जुगल जोड़ी है। यही मेरे दोनों लाल हैं। बुढ़िया के प्रति आज रमा के हृदय में असीम श्रद्धा जागृत हुई। इतना पावन धैर्य है, कितनी विशाल वत्सलता, जिसने लकड़ी के इन 2 टुकड़ों को जीवन प्रदान कर दिया। रमा ने जग्गो को माया और लोभ में डूबी हुई, पैसों पर जान देने वाली, कोमल भावों से सर्वथा विहीन समझ रखा था। आज उसे विदित हुआ कि उसका हृदय कितना स्नेहमय, कितना कोमल, कितना मनस्वी है। बुढ़िया ने उसके मुंह की ओर देखा तो ना जाने क्यों उसका मात हृदय उसे गले लगाने के लिए अधीर हो उठा। दोनों ने हृदय प्रेम के सूत्र में बंध गए। एक और पुत्र स्नेह था, दूसरी ओर मातृभक्ति। वह मालिन्य जो अब तक गुप्त भाव से दोनों को पृथक किए हुए था, आज एकाएक दूर हो गया। बुढ़िया ने कहा, मुंह हाथ धो लिया है ना बेटा? बड़े मीठे संतरे लाई हूँ, एक लेकर चखो तो। रमा ने संतरा खाते हुए कहा, आज से मैं तुम्हें अम्मा कहा करूँगा। बुढ़िया के शुष्क ज्योतिहीन ठंडे कृपण नजरों से मोती के से 2 बिंदु निकल पड़े। इतने में देवी दिन दबे पांव आकर खड़ा हो गया। बुढ़िया ने तड़प कर पूछा, यह इतने सवेरे किधर सवारी गई थी सरकार की? देवी ने सरलता से मुस्कुराकर कहा, कहीं नहीं, जरा एक काम से चला गया था। क्या काम था? जरा मैं भी तो सुनूं। यह मेरे सुनने लायक नहीं है। पेट में दर्द था, जरा वैद्य के पास चूरन लेने गया था। झूठ ही तुम उड़ो,
उससे तो तुम्हें जानता ना हो, चरस की टोह में गए होगे तुम। नहीं, तेरे चरण छूकर कहता हूँ, तू झूठ मूठ मुझे बदनाम करती है। तो फिर कहाँ गए थे तुम? बता तो दिया, रात खाना दो और ज्यादा खा गया था और सो पेट फूल गया। और मीठा मीठा झूठ है, बिल्कुल झूठ। तुम चाहे झूठ बोलो, तुम्हारा मुंह साफ कह देता हूँ, यह बहाना है। चरस गांजा इसी टोह में गए थे तुम। मैं एक ना मानूंगी। तुम्हें इस बुढ़ापे में नशे की सूझती है? यहाँ मेरी मरण हुई जाती है। सवेरे के गए हुए 9 बज लौटे हो। जानो यहाँ कोई उसकी लौंडी है। देवी दीन ने एक झाड़ू लेकर दुकान में झाड़ू लगाना शुरू कर दिया, पर बुढ़िया ने उसके हाथ से झाड़ू छीन लिया और पूछा, तुम अब तक थे कहाँ? जब तक यह ना बताओगे भीतर घुसने ना दूंगी। देवी दी ने सिर पिटाकर कहा, क्या करोगी पूछकर? एक अखबार के दफ्तर में गया था, जो चाहे कर लो। बुढ़िया ने माथा ठोककर कहा, तुमने फिर वही लत पकड़ी? तुमने कान ना पकड़ाया था कि अब कभी अखबार के नगीचे में ना जाऊंगा? बोलो, यही मुंह था और कोई? तू बात ना समझती, बस बिगड़ने लगती है। खूब समझती हूँ। अखबार वाले दंगा मचाते हैं, गरीबों का जेल में भेजते हैं। आज 20 साल से देख रही हूँ, वहाँ जो आता जाता है पकड़ लिया जाता है। तलाशी तो आए दिन हुआ करती है। क्या बुढ़ापे में जेल की रोटियां तोड़ोगे? देवी दीन ने एक लिफाफा रामानाथ को देकर कहा, यह रुपए हैं भैया, गिन लो। देखकर यह रुपए वसूल करने गया था। जी ना मानता हो तो आधे ले ले। बुढ़िया ने आंखें गड़ाकर कहा, अच्छा, तो तुम अपने साथ इस बेचारे को भी डुबाना चाहते हो? तुम्हारे रुपए से आग लगा दूंगी। तुम रुपए मत लेना भैया, जान से हाथ धोगे। अब से मत आदमी नहीं मिलते। तो सब लालच दिखाकर लोगों को फंसाते हैं। बाजार में पहरा दिखावेंगे, अदालत में गवाही कराएंगे। फेंक दो उनके रुपए, जितने रुपए चाहो मुझसे ले जाओ। जब रामानाथ ने सारा वृतांत कहा तो बुढ़िया का चित्त शांत हुआ। तनी हुई भौहें ढीली पड़ गई, कठोर मुद्रा नरम हो गई। मेघपट को हटाकर नीला आकाश हंस पड़ा। विनोद करके बोली, इसमें से मेरे लिए क्या लाओगे बेटा? रमा ने लिफाफा उसके सामने रखकर कहा, तुम्हारे तो सभी हैं अम्मा, मैं रुपए रख लेकर क्या करूँगा? घर क्यों नहीं भेज देते? इतने दिन आए हो, कुछ भेजा नहीं। मेरा घर यही है अम्मा, कोई दूसरा घर नहीं है। बुढ़िया का मात्र तो वंचित हृदय गदगद हो उठा। इस मातृभक्ति के लिए कितने दिनों से उसकी आत्मा तड़प रही थी। इस कृपण हृदय में जितना प्रेम संचित हो रहा था, वह सब माता के स्तन में एकत्र होने वाले दूध की भांति बाहर निकलने के लिए आतुर हो गया। उसने नोटों को गिनकर कहा, 50 है बेटा, 50 मुझसे ले लो। चाय का पतीला रखा हुआ है, चाय की दुकान खोल दो। यहीं एक तरफ 4-5 मोड़े और मेज रख लेना। 2-2 घंटे सांझ सवेरे बैठ जाओगे तो गुजर भर क्या मिल जाएगा। हमारे जितने ग्राहक आएंगे उनमें से कितने ही चाय भी पी लेंगे। देवीदीन बोला, तब चरस के पैसे मैं इस दुकान से लिया करूँगा। बुढ़िया ने व्यस्त होकर पुलकित नजरों से देखा और कहा, कौड़ी कौड़ी का हिसाब लूंगी, इस उधर में ना रहना। रमा अपने कमरे में गया तो उसका मन बहुत प्रसन्न था। आज उसे कुछ वही आनंद मिल रहा था जो अपने घर भी कभी ना मिला था। घर पर जो स्नेह मिलता था वह उसे मिलना ही चाहिए था। यहाँ जो स्नेह मिला वह मानो आकाश से टपकता था। उसने स्नान किया, माथे पर तिलक लगाया और पूजा का स्वांग भरने बैठा कि बुढ़िया आकर बोली, बेटा, तुम्हें रसोई बनाने में बड़ी तकलीफ होती है। मैंने एक ब्राह्मणी ठीक कर दी है। बेचारी बड़ी गरीब है, तुम्हारा भोजन बना दिया करेगी। उसके हाथ का तो तुम खा ही लोगे। नेम कर्म से रहती है बेटा, ऐसी बात नहीं है। मुझसे रुपए पैसे उधार ले जाती है, इसी से राजी हो गई है। उन वृद्ध आंखों से प्रगाढ़ अखंड मातृत्व का झलक हो रहा था। कितना विशुद्ध पवित्र, ऊंच नीच और जाति मर्यादा का विचार आप ही आप मिट गया। बोला, जब तुम मेरी माता हो गई तो फिर काहे का छूत विचार, मैं तुम्हारे ही हाथ का खाऊंगा। बुढ़िया ने जीभ दांतों से दबाकर कहा, अरे नहीं बेटा, मैं तुम्हारा धर्म ना लूंगी। कहाँ तुम ब्राह्मण और कहाँ हम खटिक, ऐसा कहीं हुआ है?
मैं तो तुम्हारी रसोई में खाऊंगा। जब माँ बाप खटिक है तो बेटा भी खटिक है। जिसकी आत्मा बड़ी हो वही ब्राह्मण है। और जो तुम्हारे घर वाले सुने तो क्या कहेंगे? मुझे किसी के कहने सुनने की चिंता नहीं है अम्मा। आदमी पाप से नीच होता है, खाने पीने से नीच नहीं होता। प्रेम से जो भोजन मिलता है वह पवित्र होता है, उसे तो देवता भी खाते हैं। बुढ़िया के हृदय में भी जाति गौरव का भाव उदय हुआ। बोली, बेटा खटिक कोई नीच जात नहीं है। हम लोग ब्राह्मण के हाथ का भी नहीं खाते, कहार का पानी तक नहीं पीते, मांस मछली हाथ से नहीं छूते। कोई कोई शराब पीते हैं, मुदा लुक छिप कर। इसमें किसी का नहीं। छोटा बेटा बड़े बड़े तिलकधारी घटाफट पीते हैं। लेकिन मेरी रोटियां तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी। रमा ने मुस्कुराकर कहा, प्रेम की रोटियों में अमृत रहता है अम्मा, चाहे गेहूं की हो या बाजरे की। बुढ़िया यहाँ से चली तो मानो अचल आंचल में आनंद की निधि भरे हुए थी। भाग 28। जब से रमा चला गया था, रतन को जालपा के विषय में बड़ी चिंता हो गई थी। वह किसी बहाने से उसकी मदद करना चाहती थी। इसके साथ ही वह यह भी चाहती थी कि जालपा किसी तरह ताड़ने ना पाए। अगर कुछ रुपया खर्च करके भी रमा का पता चल सकता तो वह सहर्ष खर्च कर देती। जालपा की वह रोती हुई आंख देखकर उसका हृदय महसूस उठता था। वह उसे प्रसन्न मुख देखना चाहती थी। अपने अंधेरे रोने घर से उठकर वह जालपा के घर चली जाया करती थी। वहां घड़ी भर हंस बोल लेने के से उसका चित्त प्रसन्न हो जाता था। अब वहां भी वही नहुसत छा गई थी। यहाँ आकर उसे अनुभव होता था कि मैं भी संसार में हूँ, उस संसार में जहाँ जीवन है, लालसा है, प्रेम है, विनोद है। उसका अपना जीवन तो व्रत की वेदी पर अर्पित हो गया था। वह तन मन से उस व्रत को पालन करती थी। पर शिवलिंग के ऊपर रखे हुए घट पर क्या वह प्रवाह है, तरंग है, नाद है जो सरिता में है? वह शिव के मस्तक को शीतल करता रहे, यही उसका काम है। लेकिन क्या उसमें सरिता के प्रवाह और तरंग और नाद का लोप नहीं हो गया? इसमें संदेह नहीं है कि नगर के प्रतिष्ठित और संपन्न घरों से रतन का परिचय था। लेकिन जहाँ प्रतिष्ठा थी वहाँ तकल्लुक था, दिखावा था, ईर्ष्या थी, निंदा थी। क्लब के संसर्ग से भी उसे अरुचि हो गई थी। वहाँ विनोद अवश्य था, क्रीड़ा अवश्य थी, किंतु पुरुषों के आतुर नो भी थे। विकल हृदय भी, उन्मत्त शब्द भी। जालपा के घर अगर वह शान ना थी, वह दौलत ना थी, वह दिखावा ना था, तो ईर्ष्या भी ना थी। रमा जवान था, रूपवान था, चाहे रसिक भी हो, पर रतन को कभी अभी तक उसके विषय में संदेह करने का कोई अवसर न मिला था। और जालपा जैसी सुंदरी के रहते हुए उसकी संभावना भी ना थी। जीवन के बाजार में और भी सभी दुकानदारों की कुटिलता और जट्टूपन से तंग आकर उसने इस छोटी सी दुकान का आश्रय लिया था। किंतु यह दुकान भी टूट गई। अब वह जीवन की सामग्रियों कहाँ बिसाएगी, सच्चा माल कहाँ पावेगी? एक दिन वह ग्रामोफोन लाई और शाम तक बजाती रही। दूसरे दिन ताजे मेवे की एक कटोरी लाकर रख गई। जब आती तो कोई सौगात लिए आती। जब तक वह जागेश्वरी से बहुत कम मिलती थी, पर अब बहुधा उसके पास आ बैठती और इधर उधर की बातें करती। कभी कभी उसके सर में तेल डालती और बाल घूंटती। गोपी और विशंबर से भी अब वह स्नेह हो गया। कभी कभी दोनों को मोटर पर घुमाने ले जाती। स्थल से आते ही दोनों स्कूल से आते ही दोनों उसे बंगले पर पहुंच जाते और कई लड़कों के साथ वहां खेलते। उनके रोने, चिल्लाने और झगड़ने में रतन का हार्दिक आनंद प्राप्त होता था। वकील साहब को भी अब जब रमा के घर वालों से कुछ आत्मीयता सी हो गई थी। बार बार पूछते रहते, रमा बाबू को कोई खत आया, कुछ पता लगा, उन लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं है? एक दिन रतन आई तो उसका चेहरा उतरा हुआ था, आंखें भरी हुई थी। जालपा ने पूछा, आज जी अच्छा नहीं है क्या? रतन ने कुंठित स्वर में कहा, जी तो अच्छा है, पर रात भर जागना पड़ा। रात से उन्हें बड़ा कष्ट है।
जाड़ों में उनको दमे का दौरा हो जाता है। बेचारे जाड़ों भर अम्लेशन और सन्नाटोजन और ना जाने क्या क्या रस भी खाते रहते हैं, पर यह रोग गला नहीं छोड़ेगा। कलकत्ता में एक नामी वैद्य है, अब की उन्हीं के इलाज कराने का इरादा है। कल चली जाऊंगी। मुझे ले तो नहीं जाना चाहते, कहते हैं वहाँ बहुत कष्ट होगा, लेकिन मेरा जी नहीं मानता। कोई बोलने वाला तो होना ही चाहिए। वहाँ 2 बार हो आई हूँ और जब जब गई हूँ बीमार हो गई हूँ। मुझे वहाँ जरा भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन अपने आराम को देखूं या इनकी बीमारी को देखूं। बहन, कभी कभी ऐसा भी जीव उब जाता है कि थोड़ी सी संखिया खाकर सो रहूं। विधाता ने इतना भी नहीं देखा जाता। अगर कोई मेरा सर्वस्व लेकर भी इन्हें अच्छा कर दे तो इस बीमारी की जड़ टूट जावे तो मैं खुशी से दे दूंगी। जालपा ने सशंक होकर कहा, यहाँ किसी वैद्य को नहीं बुलाया? यहाँ के वैद्यों को दिखा चुकी हूँ बहन, वैद्य डॉक्टर सबको देख चुकी हूँ। तो कब कब तक आओगी? कुछ ठीक नहीं, इनकी बीमारी पर है। 1 सप्ताह में आ जाऊं, महीने 2 महीने लग जाए, क्या ठीक है, मगर जब तक बीमारी की जड़ ना टूट जाएगी ना आऊंगी। विधि अंतरिक्ष में बैठी हंस रही थी। जालपा मन में मुस्कुराई। जिस बीमारी की जड़ जवानी में ना टूटी, बुढ़ापे में क्या टूटेगी। लेकिन इस सदिच्छा से सहानुभूति ना रखना असंभव था। बोली, ईश्वर चाहेंगे तो वह वहां से जल्द अच्छे होकर लौटेंगे। बहन, तुम भी चलती तो बड़ा आनंद आता। जालपा ने करुण भाव से कहा, क्या चलूं बहन, जाने भी पाऊं। यहाँ दिन भर यह आशा लगी रहती है कि कोई खबर मिलेगी। वहाँ मेरा जी और घबराया करेगा। मेरा दिल तो कहता है बाबूजी कलकत्ता में है, तो जरा इधर उधर खोजना। अगर कहीं पता मिले तो मुझे तुरंत खबर कर देना। यह तुम्हारी कहने की बात नहीं है जालपा, यह मुझे मालूम है। खत तो बराबर भेजती रहूंगी। हाँ, अवश्य रोज नहीं तो अगले दिन जरूर लिखा करूंगी, मगर तुम भी जवाब देना। जालपा पान बनाने लगी। रतन उसके मुंह की ओर अपेक्षा के भाव से ताकती रही, मानो कुछ कहना चाहती है और संकोच नहीं कह पा रही। जालपा ने पान देते समय उसके मन का भाव ताड़कर कहा, क्या है, क्या कह रही हो? रतन, कुछ नहीं, मेरे पास कुछ रुपए हैं, तुम रख लो। मेरे पास रहेंगे तो खर्च हो जाएंगे। जालपा ने मुस्कुराकर आपत्ति की, और जो मुझसे खर्च हो जाए? रतन ने प्रफुल्ल मन से कहा, तुम्हारे ही तो हैं बहन, किसी गैर के तो नहीं है। जालपा विचारों में डूबी हुई जमीन की तरफ ताकती रही, कुछ जवाब ना दिया। रतन ने शिकवे के अंदाज से कहा, तुमने कुछ जवाब नहीं दिया बहन, मेरी समझ में नहीं आता। तुम मुझे खींची क्यों रहती हो? मैं चाहती हूँ हम में और तुम में जरा भी अंतर ना रहे, लेकिन तुम मुझसे दूर भागती हो। अगर मान लो मेरे 150 रुपए तुम्हें से खर्च हो जाए तो क्या हुआ? बहनों में तो ऐसी कोड़ी कोड़ी का हिसाब नहीं होता। जालपा ने गंभीर होकर कहा, कुछ कहूँ, बुरा तो ना मानोगी? बुरा मानने की बात होगी तो जरूर मानूंगी। मैं तुम्हारा दिल दुखाने के लिए नहीं कहती, संभव है तुम्हें बुरी लगे। तुम अपने मन से सोचो, तुम्हारे इस बहाने पे दया का भाव मिला हुआ है या नहीं? तुम मेरी गरीबी पर तरस खाकर। रतन ने लपक कर दोनों हाथों से उसका मुंह बंद कर दिया और बोली, बस अब रहने दो, तुम चाहे जो ख्याल करो, मगर यह भाव कभी मेरे मन में ना था और ना हो सकता है। मैं तो जानती हूँ, अगर तुम मुझे भूख लगी होगी तो मैं निसंकोच होकर तुमसे कह दूंगी, बहन मुझे कुछ खाने को दो, भूखी हूँ। जालपा ने उसी निर्ममता से कहा, इस समय तुम ऐसा कह सकती हो, तुम जानती हो कि किसी दूसरे समय तुम पूरियां या रोटियों के बदले मेवे खिला सकती हो, लेकिन ईश्वर ना करे कोई ऐसा समय आए जब तुम्हारे घर में रोटी का टुकड़ा ना हो, तो शायद तुम इतनी निसंकोच ना हो सको। रतन ने दृढ़ता से कहा, मुझे उस दशा में भी तुमसे मांगने में संकोच ना होगा। मैत्री परिस्थितियों का विचार नहीं करती। अगर यह विचार बना रहे तो समझ लो मैत्री है ही नहीं। ऐसी बात करके तुम मेरा द्वार बंद कर रही हो।
मैंने मन में समझा था तुम्हारे साथ जीवन के दिन काट लूंगी, लेकिन तुम अभी से चेतावनी दिए देती हो। अभागों को प्रेम की भिक्षा भी नहीं मिलती। ये कहते कहते रतन की आंखें सजल हो गई। जालपा अपने को दुखिनी समझ रही थी और दुखी जनों को निर्मम सत्य कहते ही स्वाधीनता होती है, लेकिन रतन की मनोव्यथा उसकी व्यथा से कहीं विदारक थी। जालपा के पति के लौट आने की अब भी आशा थी। वह जवान है, उसके आते ही जालपा को ये बुरे दिन भूल जाएंगे। उसकी आशाओं को सूर्य फिर उदय होगा, उसकी इच्छाएं फिर फलेंगी फूलेंगी। भविष्य अपनी सारी आशाओं और आकांक्षाओं के साथ उसके सामने था। विशाल उज्जवल रमणीक रतन का भविष्य क्या था? कुछ नहीं, शून्य अंधकार। जालपा आंखें पोंछकर उठ खड़ी हुई, बोली, पत्रों का जवाब देती रहना, रुपए देती जाओ। रतन ने पर्स से नोटों का एक बंडल निकालकर उसके सामने रख दिया, पर उसके चेहरे पर प्रसन्नता न थी। जालपा ने सरल भाव से कहा, क्या बुरा मान गई? जालपा ने रूठे हुए शब्दों में कहा, बुरा मानकर तुम्हारी क्या कर लूंगी? जालपा ने उसके गले में बाहें डाल दी। अनुराग से उसका हृदय गदगद हो उठा। रतन से उसे इतना प्रेम कभी ना हुआ था। वह उससे अब तक खींचती थी, ईर्ष्या करती थी। आज उसे रतन का असली रूप दिखाई दिया था। वह सचमुच अभागिनी है, और मुझसे बढ़कर। एक क्षण के बाद रतन आंखों में आंसू और हंसी एक साथ भरे विदा हो गई। शेष हम अगले भाग में सुनेंगे। धन्यवाद। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।